सैफुद्दीन कहता है कि इसका जाकर पहले टेस्ट कराओ, इसने लास्ट टाइम सेक्स कब किया था। मेरे प्राइवेट पार्ट का टेस्ट करवाओ। हाँ। कह रहा है कि वो बच्चा ही मेरा नहीं था। अच्छा। हाँ, फिर कहता है मुझे पहले अंबानी हॉस्पिटल भिजवाया, उन लोगों ने कहा ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है। फिर उन लोगों ने मुझे कूपर हॉस्पिटल भिजवाया, उन लोगों ने कहा तुम्हारा हस्बैंड पागल है क्या, साइको है क्या, सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्या घटिया है ये आदमी। कांग्रेस के लीडर जो है जीन्स खिंचवा कर मेरी वजाइना पे उंगली, पैर की उंगली से खींच रहा है और एक भाई अंदर डाल रहा है। फहीमुद्दीन ने अपना पैर का फिंगर मेरी वजाइना के अंदर किया कि दिखाओ 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 कितना खुला हुआ है। इसकी और खोलते हैं, इसको बताते हैं रेप कैसे होता है। अच्छा। हाँ, जब ये सब हादसा मेरे साथ हुआ तो मैं कम से कम 2-3 घंटे बेहोश पड़ी रही। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से उठकर किसी तरीके से मैंने देखा इन लोगों ने मुझे दरवाजे में, मतलब दरवाज़ा तीनों बंद करके एक दरवाजे पे जिसका बाहर की तरफ जैसे कि रोड की तरफ निकलता है उस पर टेबल लगा रखी थी। वो टेबल मैंने धीरे से खींचा है, बाहर बच्चे खेल रहे थे, मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ थोड़ा सा खोल दो बाबू। उस वैसे से जब खोल रहे तो लोहे के दरवाजे में चढ़ की आवाज़ आती है जी। मैंने जल्दी से खोल दिया दरवाज़ा, लेकिन खोलते खोलते इसका भाई अशफाकुद्दीन पीछे से आया और इसने उठाकर मेरा टी शर्ट ऐसे उठा दिया, कहा अब कैसे जाओगी, ये दिखाते हुए जाओगी। अच्छा। और उसके बाद अपने दोनों हाथों से मेरे ब्रेस्ट को पकड़ लिया, खुला पूरे मोहल्ले के सामने खुला मेरे ब्रेस्ट को पकड़ा इसने। मैंने उठाकर अपना बैग, अपने हाथ में जो मेरा बैग था ऐसे फंसा के डाला हुआ था, उसे उठाकर ऐसे बाहर फेंक दिया ताकि कोई देख ले कि कुछ हो रहा है अंदर। और हाथ पैर जब मारने लग गई ऐसे ऐसे करके तो ये इससे छूट गई मैं और छूट के रोड पे गिर गई। जब रोड पे गिरी तो इसके यहाँ से निकल कर लेफ्ट साइड में एक किला है। अच्छा। किला पे बहुत सारे रिक्शे वाले खड़े रहते हैं। एक रिक्शे वाले ने देखा और एकदम आगे आया, मैंने उसको हाथ दिया, वो आया, कहा अरे मैडम बैठो 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 बैठो। बैठी मैं जल्दी से लेकर, फिर तुरंत मैंने अपने एक दोस्त चिराग बुदारा को कॉल किया। मैंने बोला मुझे लगा तुम मुंबई में हो, मैंने तुम्हारा कुछ स्टोरी देखा है। उसने बोला हाँ हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हें अभी मिलना है। उसने बोला आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अच्छा। मैं उससे मिलने गई, मैंने उसको सारी डिटेल्स बता डाली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोले पहले मैं सैफुद्दीन से खुद बात करता हूँ, क्या पता मर्द की बात सुनकर मर्द को थोड़ा सा। उसने जब बात किया तो सैफुद्दीन कहता है कि इसका जाकर पहले टेस्ट कराओ, इसने लास्ट टाइम सेक्स कब किया था। हाँ, मेरे प्राइवेट पार्ट का टेस्ट करवाओ। हाँ। कह रहा है कि वो बच्चा ही मेरा नहीं था। अच्छा। हाँ, फिर कहता है मुझे पहले अंबानी हॉस्पिटल भिजवाया, उन लोगों ने कहा ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है। फिर उन लोगों ने मुझे कूपर हॉस्पिटल भिजवाया, उन लोगों ने कहा तुम्हारा हस्बैंड पागल है क्या, साइको है क्या, सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे, क्या घटिया है ये आदमी। तब चिराग ने बोला ये आदमी बहुत घटिया है, सबसे पहले हमें इसका एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अंकुरित, और तेरी जो हालत है इस टाइम पर, इसमें इतने पैसे तो मेरे भी पास नहीं कि मैं तेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकूँ। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दिलवाई, रूम दिलवाया, एक रात हाथ पैर दबा कर मुझे चेंज करवा कर सुलाया, किसी तरह से उठाकर मुझे सीधा कहा चल तेरे ससुराल चलते हैं। अच्छा। इन सालों की हकीकत देख कर आते हैं क्या है। हाँ। क्या पता शायद यही हरामी हो, बाकी की फैमिली ऐसी ना हो, कुछ भी हो सकता है जी। बिना गए कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। मुझे वो लेकर गया, कहा मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर ही रहूँगा, और कुछ भी हो तो उसने मुझे एक दूसरा फ़ोन लेकर अपना दिया, बोला इसको अपने इनर वियर के अंदर डाल के रख, एक बाहर निकाल के रख, मौका पाते ही कुछ छोड़ना नहीं। अच्छा। मुझे फट से कॉल कर देना, अपने स्पीड डायल पे मेरा नंबर डाल दे। तो आप मतलब सैफुद्दीन के घर गई? हम दोनों गए। अच्छा। जैसे गए हम लोग, तुरंत इन लोगों ने मुझे देखा, चुपके से अंदर बुला लिया। 3 दरवाजे का एक कमरा है जिसमें सोफे वोफे लगे हुए हैं, उसमें मुझे बिठा दिया। बिठाने के बाद में मुझे मेंटली टॉर्चर करने लगे, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, ऐसी उसकी बहुत होंगी, हम क्या करें, ये बोलकर भगाने लग गए मुझे। जब ये जान गए कि मैं नहीं भागूंगी, मैंने कहा कि मैं तो उसकी बीवी हूँ ना, आप ही लोगों ने तो मिलकर मेरा शादी करवाया, उससे फंसवाया मुझे, अब भगा क्यों रहे हो। पूरा दवाई कराओ, पूरा खर्चा भी दोगे, और नहीं दोगे तो मैं केस करूँगी। अच्छा। जब मैंने केस की बात करी, बस ये उठकर भड़क गए, ये वीडियो बनाने लग गए, एक मारने पीटने आ गया। जब उसने मुझे मारा तो मैं गिर गई। अच्छा। और गिरने के बाद में जब मैं नीचे गिर गई तो किसी तरीके से उठकर मैं सोफे पे जाके अपने आप को टिका कर लेट गई। अच्छा। हाँ, और बैग और अपना मोबाइल मैंने ऐसे पकड़ लिया। ये लोग तब भी वीडियो बना रहे थे मेरी। हाँ, और इसकी बहन जो है बार बार मुझे लात मार रही थी। अच्छा। फरहद। हाँ। बार लात मारा उसने मुझे,
और इसका जो भाई है, एक का नाम सलाहुद्दीन, एक का नाम अशफाकुद्दीन, इन दोनों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। सलाहुद्दीन ने हाथ उठाया, अशफाकुद्दीन ने वीडियो बनाई है। अच्छा। अगर एक एक बात मेरी झूठ निकल जाएगी कल को ना, तो आप सबका सो जूता मेरे सर पर। सब याद है मुझे मेरे साथ क्या हुआ है, एक एक बात याद है मुझे। उसके बाद अचानक से मेरे ख्याल से मैं अनकॉन्शियस हो गई थी थोड़ी सी, जी। टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अचानक से 7-8 लोग धड़ 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 करके घर में घुस गए। अच्छा। हाँ। हाँ। फिर इन्होंने मेरा पूरा, एक लेडी, जब मैंने थोड़ी वीडियो बनाई है जो मैंने अपलोड करी है, लेडी ने उठाकर मेरा फ़ोन छीन लिया। कांग्रेस के लीडर जो है जीन्स खिंचवा कर मेरी वजाइना पे उंगली, पैर की उंगली से खींच रहा है, और एक भाई अंदर डाल रहा है। फ़हीमुद्दीन ने अपना पैर का फिंगर मेरी वजाइना के अंदर किया कि दिखाओ 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 कितना खुला हुआ है, इसकी और खोलते हैं, इसको बताते हैं रेप कैसे होता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे भी आपको टॉर्चर किया जा रहा है? टॉर्चर किया जा रहा है, पूरे गैंग मिलकर एक वीडियो निकाल रहा है। वही अशफाकुद्दीन का तो काम ही था खाली वीडियो निकालना। अच्छा। फरहत जो उसकी बहन है, वो पकड़ के मेरा ये चीज़ ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी। हाँ, और टी शर्ट उठा, और जो कांस्टेबल थी उसने उठाकर टी शर्ट उठा दिया, बोला अच्छे से वीडियो बनाओ इसकी, ये बहुत आवाज़ उठाएंगी, ये झांसी की रानी बनने आई हैं, ये केस करेंगी। अच्छा। वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे। हाँ। कि ये केस करेंगी, अभी इसको बताएंगे ना, इसको अपन लोग बताएंगे, ऐसे ऐसे करके ये लोग बात कर रहे थे। और कांग्रेस वाला जो है, और इसका जो आरिफ है, वो आके ताट ताट थप्पड़ दे रहा है, मेरे पर पूरा हाथ उठा रहा है। उस चौबारा पुलिस स्टेशन को, जिसको मेरा दोस्त जा जाकर कॉल कर रहा है कि मेरी दोस्त मुसीबत में है, उसको बचाइए, तब पुलिस नहीं आई। इन कुत्तों के बुलाने से पुलिस तुरंत आ गई। किस अरेस्ट वारंट को लेकर राजुद्दाना नाम का कांस्टेबल आया था अपने दो साथियों को लेकर, उसने मुझे किस बेसिस पर हाथ लगाया? अच्छा। अपने ससुराल में जाना क्या घुसपैठी होता है? नहीं। अगर आपने मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करी है, तब भी पुलिस मुझे बुलाए, पुलिस खुद आकर मुझे अरेस्ट करके कैसे लेकर जा सकती है? और अरेस्ट ही करना है तुमको ना, तो तुम प्रॉपर वर्दी में आओ, मुझे पेपर दिखाओ, अरेस्ट वारंट दिखाओ, और फिर मुझे लेकर जाओ। बिल्कुल नहीं, एसपी की तरफ से मुझे एक पर्चा लेकर आओ। किस बेसिस पर तुम लोगों ने हाथ लगाया? वहाँ पे जब ये सब हादसा मेरे साथ हुआ तो मैं कम से कम 2-3 घंटे बेहोश पड़ी रही। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से उठकर किसी तरीके से मैंने देखा, इन लोगों ने मुझे दरवाजे में, मतलब दरवाज़ा तीनों बंद करके, एक दरवाजे पे जिसका बाहर की तरफ जैसे कि रोड की तरफ निकलता है, उस पर टेबल लगा रखी थी। वो टेबल मैंने धीरे से खींचा है, बाहर बच्चे खेल रहे थे। शाम के टाइम पे वो कुछ होता है ना, वो मुस्लिमों का कुछ होता है, वो बजता रहता है, अजान टाइप का। अजान नहीं था वो, कुछ और था। अच्छा। हाँ, तो उसमें बच्चे बाहर खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, थोड़ा सा खोल दो बाबू। उस वैसे से जब खोल रहा है तो लोहे के दरवाजे में चरचर की आवाज़ आती है जी। मैंने जल्दी से खोल दिया दरवाज़ा, लेकिन खोलते खोलते इसका भाई अशफाकुद्दीन पीछे से आया और इसने उठाकर मेरा टी शर्ट ऐसे उठा दिया। कहा अब कैसे जाओगी, ये दिखाते हुए जाओगी? अच्छा। और उसके बाद अपने दोनों हाथों से मेरे ब्रेस्ट को पकड़ लिया, खुला, पूरे मोहल्ले के सामने खुला मेरे ब्रेस्ट को पकड़ा इसने। मैंने उठाकर अपना बैग, अपने हाथ में जो मेरा बैग था ऐसे फंसा के डाला हुआ था, उसे उठाकर ऐसे बाहर फेंक दिया ताकि कोई देख ले कि कुछ हो रहा है अंदर। और हाथ पैर जब मारने लग गई ऐसे ऐसे करके, तो ये इससे छूट गई मैं, और छूट के रोड पे गिर गई। जब रोड पे गिरी तो इसके यहाँ से निकल कर लेफ्ट साइड में एक किला है। अच्छा। किला पे बहुत सारे रिक्शे वाले खड़े रहते हैं। एक रिक्शे वाले ने देखा और एकदम आगे आया। मैंने उसको हाथ दिया। वो आया, कहा है मैडम बैठो। बैठी मैं जल्दी से लेकर, छिल गया मेरा पूरा ये पार्ट, पूरा ये देख रहे हो अभी भी निशान पड़ा हुआ है, पूरा छिल गया ये जी। सड़क पे रोड से छिल गया। वो लेकर सीधे मुझे आगे आने का, मैडम क्या हुआ? मैंने कहा आप मुझे बस डिपो तक पहुंचाओ। मैंने अपना जो दूसरा फ़ोन था ना, जो गिर गया था, जीन्स जब उतारी ना तो जो मेरे खून का कपड़ा था वो नीचे गिर गया था, क्योंकि पीरियड के पैड लगा नहीं सकते ना, उसमें ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, उसमें कपड़े से काम चलता है। हाँ। तो मैंने कॉटन कपड़ा जो यूज़ किया था वो भी नीचे मेरा ऐसे पड़ा हुआ, बिना कुछ लगाए ऐसे भागी थी मैं। और जो मेरा मोबाइल मेरे अंडरवेयर से निकल कर गिर गया था, वो मोबाइल मैंने उठाया था, वही मोबाइल बचा हुआ था। उसी से मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, क्योंकि दूसरा मोबाइल तो मेरा चला गया, ख़त्म ही हो गया पूरा, फूट फाट के। अच्छा। तो वो सर्विस सेंटर पे 2-1 महीने लगते हैं बन के आने में। आईफोन तो आप जानते हो कैसा होता है। तो मैं उससे कॉल किया, चिराग तुरंत पहुंचा है,
बस स्टैंड, बोला जल्दी आओ यहाँ पे, मैं तुम्हारा सब कुछ सामान लेकर इधर ही पहुँच गया। वहाँ से हमने बस पकड़ी और ये पीछे 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 पीछे, रास्ते में तुझे कटवा दूंगा मैं, भाग मत भाग मत भाग मत, ऐसे करके स्कूटी से मेरा पीछा कर रहा था। कौन धमकी ऐसा दे रहा है? अशफाकुद्दीन, अच्छा सैफुद्दीन का सबसे छोटा भाई है आई थिंक। अच्छा। हाँ वही था। हम्म। वो मेरे पीछे 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 वहाँ तक आया। वहाँ से हमने हुमनाबाद की बस पकड़ी है, कुछ लोगों ने मदद करके हमें बस पे बिठा दिया। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे हुमनाबाद, हुमनाबाद तक गाड़ी का पीछा हमारे पास हुआ है। फिर वहाँ से जो बस के कंडक्टर थे ना, उन्होंने लोगों के ज़रिए मिलवा कर मुझे मुंबई की बस में बिठवा दिया, मुझे और चिराग को। फिर वहाँ से हम लोग मुंबई पहुँचे डरते डरते। उन्होंने हमें बोला, कोई जो अंदर पैसेंजर्स थे उन्होंने भी बोला हम सब हैं, टेंशन मत लेना, कुछ नहीं होगा, आप डरो नहीं, हम आपको मुंबई तक सेफ्टी से पहुँचा देंगे। रास्ते में मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी ये ताकि कहीं से मुझे कुछ मदद मिले। मेरे बहुत सारे दुबई के दोस्तों से मेरी मदद हुई है, बहुत सारे इंडिया के भी जानने पहचानने वालों से, मेरे लोकल एरिया से लोगों ने मदद करी और मुझे मुंबई से लखनऊ बुलवा लिया। अच्छा। लखनऊ को मैं आई हूँ 11 तारीख को, 10 तारीख को मैं वहाँ से रात को निकल गई थी, 11 तारीख को मैं लखनऊ पहुँची हूँ अच्छा। रात को, और 12 तारीख मॉर्निंग में ही मैं हम लोग पहुँच गए पुलिस स्टेशन। उसी कपड़े में मैंने ना नहाया ना कपड़े चेंज किए, क्योंकि मेरा मेजर कंप्लेन था कि मेरे साथ गैंग रेप अटैम्प्ट हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया है, और दूसरा मेरा इलीगल अबॉर्शन हुआ है। चलो आप पुलिस वाले कह रहे हैं आपका मामला बहरीन का है, आप बहरीन का छोड़ दो ना, जो इंडिया में हुआ है उसका तो लिखो। बिल्कुल। तो 13-14 घंटे लगे और ये कह के मेरा कंप्लेन नहीं लिख रहे थे कि धर्म परिवर्तन की वो लाइन हटवा दो। अच्छा, तो हम पुलिस लिखे, कह रही थी। हाँ, तो हम तब मैंने वीडियो बनाई है कि धर्म परिवर्तन की लाइन क्यों हटा दें। ऐसा कौन सा डील हो गया इनके आपस के बीच में कि मुझे बोला जा रहा है। मेरी असली कंप्लेन है, मेरी कंप्लेन लिखना तुम्हारा काम है, बिल्कुल। बदलवाना, चेंज कराना, ये हटाओ वो हटाओ, ये तुम्हारा काम नहीं, किसी पुलिस वाले का ये काम नहीं है, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, किसी का काम नहीं है ये। मैं गवार हूँ क्या? मेरी ओरिजिनल कंप्लेन लिखो। बिल्कुल। तो फिर मतलब जब आप कंप्लेन करने गई हैं पुलिस में, उसी हालात में जब आई हैं, उसी वेशभूषा में, हाँ। क्योंकि वीडियो देखने के बाद ये साफ आपके चेहरे से ये मालूम पड़ता है कि आप बीमार हैं, कुछ ना कुछ हुआ है, आपकी स्थिति उतनी ठीक नहीं है, नाजुक स्थिति बनी हुई है। तो पुलिस मना करी थी कि आप पुलिस वालों के थाने में जिस चेयर पे बैठ रही थी उस चेयर पे खून के धब्बे लग जा रहे थे। हाँ, तभी तो कह रही थी मुझे मेडिकल के लिए भेजो, मेडिकल के लिए भेजो, ताकि रेप की पुष्टिकरण हो जाए कि हुआ है मेरे साथ, वजाइनल डिस्टर्बेंस आ जाए। लेकिन पुलिस वालों ने हरमपन दिखाया है। उस समय पुलिस वाले ने एक नहीं आपकी सुनी, कुछ नहीं। और फिर उस समय आप लाचार होकर आपने वीडियो बनाना शुरू जब वीडियो बनाना शुरू किया और प्रेशर आना इन पे शुरू हो गया, तब इन्होंने मेरा FIR लिखा है। रात 13 तारीख को लिखा है, रात के 2 बजे। आप वीडियो में बोल भी रही हैं कि आप सभी लोग की वर्दी में उतरवा दूंगी, और यहाँ पे आने से पहले लगभग 112 या कितने अधिकारियों को आप मेल करके आए हैं। हाँ, मैंने IPS PPS सबको मेल डाल दिया बैठे बैठे पुलिस स्टेशन में। मैंने डियर CM को भी मेल डाल दिया, मैंने PM जी को भी मेल डाल दिया, मैंने होम मिनिस्ट्री में भी मेल डाल दिया। हमारा संविधान का पावर है कि जो कि आपने थाने में जाकर पुलिस की हेकड़ी खड़ी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पुलिस वकील, ये मैं एक ही बात बोले दे रही हूँ आप लोगों से, मैं सबको नहीं बोलूँगी कि सब गंदे हैं जी। लेकिन ये सिस्टम बहुत गंदा है। पुलिस वाले FIR नहीं लिखते हैं, वकील इसी चीज़ का वेट कर रहा होता है कि तुम्हारी FIR ना लिखी जाए तो तुम मेरे पास आओ, तब मैं तुमसे पैसा मांगूंगा, फिर मैं 156(3) करके तुम्हारा FIR कोर्ट के ज़रिए डलवाऊंगा, फिर तुम्हारा केस मेरे हाथ में आ जाएगा, फिर लपेट कर तुमको 10 साल चलाऊंगा। ये है। देखिए, मैं सिंपली बात बोलूँगी, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो आप इंडिया के किसी भी कोने का हादसा है, मैं कहती हूँ मणिपुर का हादसा है, अरुणाचल प्रदेश का हादसा है तो गोवा में जाके लिखवा सकते हो। अगर गोवा का हादसा है तो आप चेन्नई जाके लिखवा सकते हो। अगर चेन्नई का हादसा है तो मुंबई जाके आप कहीं भी लिखवा सकते हो। आपने वीडियो में ये भी बोला है कि आप लोग को जो सैलरी मिलती है हम लोग को टैक्स से मिलती है। बिल्कुल मिलती है। अब मेरे बाप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मेरी माँ एम्प्लॉई थी पहले। हम लोग जो काम करते हैं, ठीक है, हम एक एक चीज़ खरीदते हैं तो क्या उसमें टैक्स नहीं जा रहा है हमारे, GST नहीं जा रहा है उसके अंदर हमारा? जा रहा है। तो भी हुआ बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए।
अभी क्या कुछ चल रहा है, न्याय आपको कैसे मिलेगा, उन सब दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, पुलिस प्रशासन अभी क्या कर रही है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, अभी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है कोर्ट की। जी। कोर्ट ने आदेश दे दिया पुलिस वालों को और काफ़ी तलब भी किया उनको। और मेरा स्टेटमेंट महिला जज के सामने भी हो चुका है। जी। और मैं एक बात ज़रूर मानूंगी कि देर है बट सवेर भी है। अच्छा। तो अब जिस तरह से सोशल मीडिया की वजह से, बड़े अधिकारियों की वजह से, जो स्पेशली गुडम्बा थाना के पुलिस ऑफिसर्स पे जो प्रेशर आया है, काम हो रहा है। काम हो रहा है। हो रहा है। अब मैं हर एक्टिविटीज़ नहीं बता सकती, लेकिन मैं इस कैमरे पर एक बात ज़रूर बोलूँगी कि थैंक यू नीतीश श्रीवास्तव सर, जो SHO साहब गुडम्बा के हैं। जो भी हुआ जी। चलिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के भूल जाते हैं। जो भी आप लोगों ने किया, गलती हो गई या जो भी हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझ के भूल जाते हैं उस बात को। अब मेरा केस निष्पक्ष रूप से आगे लेकर जाइए और दिखा दीजिए भाई कि यूपी की पुलिस जो है चूड़ियाँ पहनकर नहीं बैठी हुई है। खींच कर लेकर आइए, चाहे चंडीगढ़ से हो, चाहे मुंबई से हो और चाहे कर्नाटक से हो। 65 पन्नों का सबूत मैंने आपको दिया है, इनफ है आपके लिए उतना। और आप चाह लेंगे नीतीश सर तो कुछ भी हो जाएगा। बाकी बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी लखनऊ की पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि अब फॉर्म में आ जाओ। और ये जो मोनिका मैडम जी हैं, ये मोनिका मैडम जी इनकी जो है एजेंट हैं, प्लस मैं क्या बोलूँ, वो भी हैं और धब्बा हैं और हिंदू तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान के नाम पे ही कलंक है। अंकुरिता जी, एक सवाल, जब आप वहाँ से आई हैं और इंडिया में आ गई, इतना सारा चीज़ घटना घटित हो गया, ये सब कुछ तो डाटा सैफुद्दीन के पास डिलीवर होता होगा कि अभी क्या चल रहा है, आप क्या कर रही हैं, कहाँ कहाँ केस किया आपने, जो कुछ भी किया सब कुछ चल रहा होगा। आखिर क्या कुछ खबर है? खबर सैफुद्दीन को कैसे पकड़ा जाएगा? आखिर जिसने पूरी ज़िंदगी कह सकते हैं कि आपकी तबाह कर दी, जो कभी आपने सोचा नहीं था, वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी, कहीं ना कहीं उसका रूट तो सैफुद्दीन ही है ना, तो आखिर उसको कैसे सज़ा मिलेगा, इसके बारे में क्या है? अरे जब कहते हैं कि किंग को पकड़ना है तो सबसे पहले इनके जो पेडलर्स हैं इनको पकड़ो। अभी पेडलर्स आएंगे धीरे धीरे एक एक करके, तो वो भी आ जाएंगे। कहाँ भागेंगे भैया? इंडिया के नागरिक हो, पासपोर्ट तो चेंज करा नहीं पाओगे। बिल्कुल। पासपोर्ट चेंज कराने जाओगे तो इंडिया से वेरिफिकेशन तो मांगा जाएगा। जब तुम इंडिया का वेरिफिकेशन तुमको मिल नहीं सकता, तुम पर केस हो रखा है, तो पकड़े तो तुम जाओगे। लेट पकड़े गए, आज नहीं पकड़े गए, आज के साल बाद पकड़े गए, पकड़े तो तुम जाओगे। बिल्कुल। और अपने पूरे खानदान को कहाँ भगा दोगे? कितनों को भगाओगे? तुम सारे भाग जाओगे तो कानून के पास में पूरा राइट है आपका घर तोड़ देने का, घर पर ताला मार देने का, सील लगा देने का, नीलाम कर देने का। चलिए, तो देखिए हमारे साथ थी अंकुरिता शर्मा जी, जिन्होंने बताया पूरी घटना कैसे इनके साथ घटित होती है, कैसे अनहोनी घटना के शिकार हो जाती हैं, और फिलहाल इनका केस की सुनवाई चल रही है। आगे देखते हैं कि इनको न्याय कब तक मिलता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।